नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। न्यूज मेकर्स के आज के इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर के जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर दीपक कुलकर्णी। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर दीपक कुलकर्णी का नाम गिनीज बुक और लिम्का बुक दोनों में है। क्या किया था आपने जो इन दोनों किताबों में आपका नाम आया, जो रिकॉर्ड बनाने वाली किताबें हैं? मैंने सन 2000 में एक 4.5 साल के बच्चे का ऑपरेशन किया था और इसमें बहुत बड़ा ब्रेन ट्यूमर था जिसका वजन था करीब 570 ग्राम। और इसको मैंने फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भेजा था और वहाँ पे ये नाम रजिस्टर हुआ है और पिछले 10 साल से ये नाम रजिस्टर्ड है। एक बच्चे का ऑपरेशन था वो? जी हाँ। ये कहा जाता है कि इतना बड़ा ट्यूमर निकालने वाले आप पहले डॉक्टर हैं, तो इतने बड़े ट्यूमर बनने का कारण क्या हो सकता है? इतने बड़े ट्यूमर बनने का कारण ये था कि क्योंकि बच्चा एक गांव से था तो शुरुआत में थोड़ा सा पहले बुखार का इलाज, सर्दी खांसी का इलाज, उसके बाद झाड़ फूंक, जादू टोना, वो सब करते करते ये ट्यूमर इतना बड़ा हो गया कि जब मेरे पास बच्चा आया तब वो ऑलमोस्ट कोमा की स्थिति में था। किस अस्पताल में आपने ऑपरेशन किया था? ये ऑपरेशन मैंने क्योरवेल हॉस्पिटल में किया था। और इसके पहले आप कितने ऑपरेशन कर चुके थे? इसके पहले मैं 1993 से ब्रेन के ऑपरेशन कर रहा हूँ और ये ऑपरेशन मैंने किया था सन 2000 में। यानी हजारों ऑपरेशन आप उसके पहले कर चुके थे। बच्चों के ऑपरेशन करने में, बड़ों के ऑपरेशन करने में क्या दिक्कत होती है? बच्चों में हर चीज बहुत छोटी, बहुत महीन और बहुत बारीक होती है, इसलिए थोड़ा सा प्रिसीजन ज्यादा रखना पड़ता है। बाकी ब्रेन तो सबका समान है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सबका ब्रेन समान है, वास्तव में सबका ब्रेन समान होता है? जी हाँ। कई लोग बोलते हैं कि इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ, ऐसा कुछ होता है? नहीं, स्ट्रक्चरली सबका ब्रेन समान है, सबकी काबिलियत अलग अलग हो सकती है। एक फिल्म थी मुन्ना भाई, उसमें बोलते केमिकल लोचा हुआ, शायद उसका थी कि हमारे दिमाग में जो तरह तरह के रसायन फ्लूइड बहते रहते हैं, उसे रसायन में जरा भी संतुलन बिगड़ता है तो केमिकल लोचा होता है। तो ऐसा कुछ होता है? जी हाँ। अपने ब्रेन में कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो किसी न किसी वक्त सिक्रीट होते हैं और उनकी अपनी एक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है। जैसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रात को 12 बजे सिक्रीट होते हैं और उनका पीक लेवल सुबह 6 बजे आता है। इसीलिए हम कई बार मरीजों को ये हिदायत देते हैं कि आपका 6 से 8 घंटे और टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति रात को 2 बजे 3 बजे सोएगा उसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा और इस तरह से उनकी पर्सनालिटी में भी चेंजेस आने लगते हैं। ना में आदमी आते हैं, दुर्घटनाग्रस्त लोगों के कई बार तो ऐसे ही मौका है कि जब सिर पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका होता है और आप फिर भी ऑपरेशन कर देते हैं। क्या लोग कैसे अपने सिर को बचाएं कि दुर्घटना के मौके काम आए? दुर्घटना में सिर को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तो हेलमेट लगाना है, जो सरकार भी चाहती है और ट्रैफिक पुलिस भी चाहती है कि हेलमेट लगाया जाए और आवश्यक रूप से वो अनिवार्य रूप में एक नियम बनाया जाए। दूसरा, ट्रैफिक में जो लोग चल रहे हैं वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। अगर नियमों का पालन करेंगे तो जो दुर्घटना का प्रतिशत है वो अपने आप ही गिर जाएगा। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अब इंदौर में सड़कों में सुधार हो गया है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड सबकी बढ़ गई, तो स्पीड को कंट्रोल में रखना भी जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि जिस तरह हार्ट अटैक आता है उस तरह ब्रेन अटैक भी होता है, ब्रेन फेल्यूर, तो ये क्यों होता है ब्रेन अटैक या ब्रेन फेल्यूर? उससे कैसे बचे कोई? ब्रेन अटैक उसमें दिमाग की नस चौक हो जाती है और दिमाग की नस चौक होने के कारण उसको ब्रेन अटैक कहा जाता है। सामान्यतः जब भी ये पेशेंट को होगा तब उसके एक हाथ, एक पैर में या शरीर के आधे हिस्से में लकवा हो जाएगा और उससे 90% ये चीज़ें होती हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण। तो हमें सबसे पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को नियमित रूप से हाई बीपी की शिकायत है उन्हें रेगुलर दवाई लेना और फिजिशियंस को दिखाना बहुत आवश्यक है। आपके पास जब ऑपरेशन के लिए लोग आते हैं तो कई ऐसे भी होते होंगे जिनके पास पैसे नहीं होते, उनका भी इलाज करते हैं? जी। ऐसा कहा जाता है कि आप अपने लगभग आधे ऑपरेशन फ्री में करते हैं, ये सही है? जी हाँ। मैं एक्चुअली ये मान के चलता हूँ कि अगर फ्री में भी ऑपरेशन किया है तो उस पेशेंट ने मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़ाया है, तो मैंने कुछ खोया नहीं है। मतलब आपका कुछ लगा नहीं है, आप उससे और समृद्ध हुए अनुभव के मामले में? जी बिल्कुल। ये पहचान कैसे होती है, उनकी फीस कैसे ली जाती है ऑपरेशन की? फ्री में करना है, सस्ते में करना है, महंगे में करना है? अंदर से दिल की आवाज़ आती है कि ये आदमी पैसे नहीं दे सकता है और इसको चैरिटी में किया जाए तो मैं कर देता हूँ। ऐसे भी मौके होंगे कि लोगों ने ऑपरेशन कराने के बाद पैसे नहीं दिए और कहा कि पैसा नहीं है? ठीक है, ना दे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कभी अफसोस नहीं होता कि जब आपके लेवल के डॉक्टर करोड़ों कमा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल के मालिक बन गए, तभी आप इतना काम करते जाते हैं? सर, एक तो मुझे अस्पताल नहीं बनाना है, दूसरा अगर मैं एक अस्पताल बनाऊंगा तो फिर मुझे एक ही जगह पे अपना काम कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और मेरा जो एक्सपर्टीज है वो सिर्फ एक अस्पताल में सीमित रह जाएगी। और इसी कारण से मैं इंदौर के 172 अस्पतालों में जाता हूं और सभी जगह अपनी सेवाएं देता हूं। 172 अस्पतालों में जाते हैं आप इंदौर? कैसे, आप कितनी दूरी रोज तय करते हैं? लगभग 110 से 125 किलोमीटर रोज गाड़ी चलाता हूं। आप खुद ड्राइव करते हैं? नहीं, आधे ड्राइवर है मेरे पास। मतलब लगभग 100 से 125 किलोमीटर के बीच आप रोज ट्रेवल करते हैं इंदौर शहर में? इंदौर शहर में। तो अमूमन कितने हॉस्पिटल में रोज जाते हैं आप? करीब 15 से 17 रोज। ये भी कोई रिकॉर्ड है क्या इस तरह का कि कितने अस्पतालों से? मेरे को जहां तक ध्यान है, पूरी दुनिया में कोई भी न्यूरो सर्जन ऐसा नहीं होगा जो एक ही शहर में 172 अस्पताल में जाता हूं। क्योंकि मैं एक बार 2004 में हांगकांग में एक अमेरिकन न्यूरो सर्जन से मिला था। उसका कहना था कि मैं सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक सिर्फ एक ही अस्पताल में काम करता हूं, और आप पूरे शहर में 172 अस्पताल में कैसे मैनेज करते हो, मेरी समझ के बाहर है। यूरोप के कुछ देशों में तो न्यूरो सर्जन अपने प्राइवेट जेट रखते हैं, अपने हेलीकॉप्टर रखते हैं, उनसे वो ट्रेवल करते हैं ऑपरेशन करने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि कुछ आपको समाज ने कम दिया, या आप संतुष्ट हैं उससे? मैं बिल्कुल संतुष्ट। आपका नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया जी, उसके बाद लिम्का में नाम आया, तो क्या लिम्का में नाम आने के लिए आपने खुद ने कोई पहल की थी? जी नहीं, मैंने गिनीज बुक में नाम के लिए अप्लाई किया था, और लिम्का में अपने आप ही वो उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। इंदौर में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या क्या केमिकल लोचा है इंदौर क्योंकि दिमाग में? अपराध बढ़ रहे हैं, तरह तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, विभत्स अपराध, महिलाओं के प्रति, कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? अपराध बढ़ने का कारण लोगों की आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ना है, और आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने का कारण बहुत इजीली सक्सेस की चाह रखना है। अगर सक्सेस चाहिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी, और जिन लोगों को अधिक सफलता कम समय में चाहिए वो आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं, और इस कारण से तरह तरह के अपराध बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं, वास्तुशास्त्री कहते हैं कि अगर आप इस दिशा में सिर करके सोएंगे तो आपके दिमाग के रसायन इस तरह प्रभावित होंगे कि आप परेशान कम होंगे, आपको राहत मिलेगी, आप सुकून भरी जिंदगी जिएंगे। तो इसका कोई ताल्लुक है क्या दिमाग का और वास्तु का? मेरा सोचना है अगर अच्छा काम करें तो दिमाग को वैसे ही सुकून मिल जाएगा। तो दिमाग स्वस्थ रहे इसके लिए व्यक्ति क्या करे? अच्छे से काम करे और खूब खुश रहे। तो खुश रहने का क्या फार्मूला है? कोई व्यक्ति कैसे खुश हो सकता है? बहुत, अब ये तो बहुत रिलेटिव टर्म है सर। मतलब एक आदमी 2 रोटी खा के भी खुश है, और कोई रोज बड़ी बड़ी पार्टियों में जाके भी दुखी है। तो कोई एक फार्मूला आप नहीं बना सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इंदौर में लगातार चिकित्सा व्यवसाय जो बदनाम व्यवसाय हो गया, इंदौर के लोग इलाज कराने के लिए बोलते हैं आजकल कि अगर अच्छा इलाज कराना है तो गुजरात की तरफ जाओ या मुंबई की तरफ जाओ, अगर आपको लूटना है तो आप इंदौर के अस्पतालों में भर्ती हो, क्योंकि तमाम अस्पताल जो हैं वो होटलों की तरह बर्ताव करने लगे। जब तक उनका आईसीयू और आईसीयू खाली नहीं होता तब तक वो दूसरे मरीज को आने नहीं देते या रोके रखते हैं जबरदस्ती। ये सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इंदौर का चिकित्सा व्यवसाय उतना बदनाम नहीं है जितना कि उसको किया जा रहा है। दूसरा, इंदौर के पेशेंट किसी जमाने में गुजरात की तरफ डाइवर्ट होते थे या बंबई की तरफ डाइवर्ट होते थे, अब ऐसा नहीं है। अब मेरा मानना है कि लगभग 90 से 95% पेशेंट इंदौर में ही अपना इलाज कराते हैं। और जहां तक ये कहा जाए कि आईसीयू में पेशेंट को काफ़ी देर तक रोके रखा है, ऐसा हो सकता है किसी एक आध अस्पताल में होता हो। अमूमन मैं जितनी जगह जाता हूँ वहां पे ऐसा मैंने नहीं देखा। 172 अस्पतालों में उनकी ग्रेडिंग, उनका चयन आपने कैसे किया जहां पे आप सेवाएं देते हैं, या उन अस्पताल वालों ने आपसे संपर्क किया? नहीं, मैं उनके पास गया था जब मैंने यहाँ प्रैक्टिस चालू करी 1996 में। तो मैं उनके पास गया था और फिर मैंने उनको कहा कि आप अपने यहाँ पे इस तरह के जो भी पेशेंट्स हैं, क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी है, आप यहाँ पे ये पेशेंट्स रखें और मैं इनको यहाँ आके देखूंगा। अब जिन डॉक्टर्स ने, जिन हॉस्पिटल्स ने मुझे 17 साल पहले बुलाया था, मैं आज उनको मना नहीं करता कि मैं आज नहीं आऊँगा, मैं आज भी वहाँ जाता हूँ। मतलब ये भी आपकी एक तरह की अपनी ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है? नहीं, मेरी लॉयल्टी है। आपकी लॉयल्टी है, आप इसे लॉयल्टी कहेंगे? मेरी निष्ठा है उनके लिए। जी, उन अस्पतालों के मरीजों के लिए। जी, अस्पताल में इलाज करना, और
आप बड़े बड़े अस्पताल वाले भी बुलाते होंगे आपको, मुंबई दिल्ली के, कि आप हमारे यहाँ के ऑपरेशन कीजिए, वहाँ नहीं जाते हैं? नहीं, वहाँ नहीं, क्योंकि जिस पेशेंट को हम ऑपरेट करेंगे उसको हम बाद में देखना भी उतना ही आवश्यक है। अगर ऑपरेशन करके आ जाए और 6-7 दिन पेशेंट ना देखें तो वो बहुत गलत चीज़ है। चिकित्सा पेशे पे फिर आते हैं, क्या आपके पास ड्रग ट्रायल के लिए कोई ऑफर आए? जी नहीं, मेरे पास कोई ट्रायल के लिए ऑफर नहीं। मतलब आप कुख्यात थे आपके पास किसी ट्रायल के लिए? नहीं, मेरे पास आते तो भी मैं मना कर देता। अच्छा, क्या ये वास्तव में, लोग कहते हैं कि इंदौर के कुछ डॉक्टर हैं जिन्होंने पूरे पेशे को बदनाम किया, इंदौर का संपूर्ण चिकित्सा जगत बहुत अच्छा है, आप इसको कैसे रेटिंग करेंगे? इंदौर का चिकित्सा जगत सर 99.9% बहुत अच्छा है, और इंदौर को चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह से डॉक्टर मुखर्जी के नाम से जाना जाता है, तो आज भी वो कोई कम नहीं है, और 1.1% लोग तो हर पेशे में खराब है। एक जाने माने डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इंदौर का सबसे अच्छा अस्पताल अगर कोई है तो वो MY अस्पताल है, जहां एक गरीब मरीज जिसके पास एक पैसा नहीं होता, खाने को पैसा नहीं होता, वहां जाके भर्ती होता है और ठीक होकर स्वस्थ होकर निकल पड़ता है। क्या आपको लगता है कि हमारे सरकारी अस्पतालों की दशा ठीक है? सरकारी अस्पतालों की दशा ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट और ज़रूरी है। थोड़ा सा फंडिंग की बहुत ज़रूरत है। वहाँ सरकारी अस्पताल में रिसोर्सेज कम हैं, तो एक बार वो रिसोर्सेज उपलब्ध हो जाएं तो वहाँ जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से MY में डॉक्टर 24 घंटे काम करते हैं जी हाँ, तो अगर उनको रिसोर्सेज मिलेंगे तो उनकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। सबसे अच्छे अनुभवी डॉक्टर MY अस्पताल में कहा जाता है, सही है ये बात? सभी अनुभवी हैं, बाहर भी हैं और MY में भी हैं। MY में भी हैं। इंदौर की बात करें, इंदौर के पर्यावरण में जैसे आप हैं, आप कैसे अपने आप को फिट रखते हैं, चुस्त दुरुस्त रखते हैं? इतने अस्पतालों में जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, फिर बस काम का जुनून मुझे फिट रखता है। और मैं नॉनवेज खाना नहीं खाता हूँ, प्योर वेजिटेरियन खाना खाता हूँ। शराब भी आप नहीं पीते? और किसी तरह के नशे का कोई सेवन नहीं करता हूँ, किसी भी तरह का? या और नहीं पीने, शराब नहीं पीने के पीछे कारण यह है कि मुझे अगर रात को 2 बजे किसी को देखना पड़े तो मैं उसको देखने लायक हालत में रहूं, इसलिए मैं कभी उस तरफ गया नहीं। आमतौर पर डॉक्टर बोलते हैं कि भाई हमारी जिंदगी पर हमारा भी थोड़ा अधिकार है, हमारे बीवी बच्चों का भी अधिकार है। जब आप इतने ऑपरेशन करते हैं तो परिवार को कैसे समय दे पाते हैं आप? परिवार की ताकत मुझे ये सब काम करने के लिए प्रेरित करती है, तो वही मेरी कैसे समय दे पाते हैं आप, कैसे समय निकालते हैं आप? जब जितना थोड़ा बहुत समय मिलता है वो परिवार के लिए। कैसी दिनचर्या है आपकी? सुबह 5:30 बजे से रात को 1 या 1:30 बजे तक काम करता हूँ। पूरा विस्तृत बताइए। सुबह उठकर नहीं, सुबह 5:30 बजे उठने के बाद मैं जाता हूँ, उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, जिम के बाद मैं मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, स्कूल छोड़ने के बाद से मैं मेरा काम शुरू करता हूँ। दोपहर को उनको वापस घर छोड़ने के बाद वापस मेरा जो राउंड्स है वो करता हूँ। इस बीच में ऑपरेशन आते हैं, वो करने के बाद शाम का क्लिनिक पूरा करता हूँ, और फिर जब समय मिलता है तो परिवार के साथ कहीं घूमने निकल जाता हूँ। कि दिनचर्या में परिवार, अपने दोनों बच्चे, पत्नी, ये रोज का हिस्सा? रोज का हिस्सा, हर समय का, हर सेकंड का हिस्सा है। आप उन्हें वक्त देते हैं पूरी? जी हाँ। आमतौर पर शिकायत होती है डॉक्टरों से कि डॉक्टर अपने मरीजों को समय नहीं देते, परिवारों को समय नहीं देते, और वो बड़े पारिवारिक कलह का शिकार रहते हैं। अधिकतर डॉक्टरों के मामलों में देखिए कि तलाक के प्रकरण बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या लालच है डॉक्टरों को कि वो पैसे के पीछे भागने लगे? नहीं, पैसे के पीछे भागने की बात नहीं है। बात यह है कि कोई किसी भी व्यवसाय में हो, उसको एक तरह का बैलेंस रखना पड़ता है। वो बैलेंस बहुत जरूरी है। परिवार में और प्रैक्टिस में वो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। किस तरह ये बैलेंस आम आदमी बना? जैसे आपने कहा कि दिमाग को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आदमी खुश रहे, पर जिस आदमी की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं अधूरी है, जिसके बच्चे नहीं सुनते हो, जिसके बॉस नहीं सुनते हो, कैसे खुश रहे? नहीं, महत्वाकांक्षाएं उतनी ही रखें जितनी वो पूरी कर सके, क्योंकि उससे ज्यादा महत्वाकांक्षाएं फ्रस्ट्रेशन पैदा करेंगी। तो उतनी महत्वाकांक्षाएं नहीं होना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने की चाह होना चाहिए, लेकिन उस आगे बढ़ने की चाह में हमारे साथ जो लोग हैं वो सफर करें, ये भी ना हो। आप किस रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे? जिस दिन आप इस दुनिया से कूच करेंगे तो आपको लगेगा, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस रूप में याद रखें? एक अच्छे चिकित्सक के रूप में और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। और पहला चिकित्सक है या पहले अच्छा व्यक्ति? अच्छा व्यक्ति। पहले अच्छा व्यक्ति।
आप हमारे स्टूडियो पधारे, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।